नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है मैं गणित की एक बेसिक सा क्लास ले रहा हूं। निश्चित तौर पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अगर आप छात्र हैं तो आप सभी लोग लगातार हमसे जुड़े हुए होंगे। और यह थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, 2 प्रैक्टिस सेट आपको दे पाया था। उसके बाद आज कुछ दिनों के बाद मैं गणित की ये वीडियोज़ दे रहा हूँ। देखिए, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आपका समय कम जाया हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। उसके लिए ज़रूरी होता है कि अभी परीक्षा आपकी जून के सेकंड वीक में प्रस्तावित है, हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है। तो आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई, और सबसे ज़्यादा मैं बार बार कहता हूँ, डीएलएड की परीक्षा के लिए आपको स्वाध्याय पर फोकस करना है। हल्के में मत लेना। इस बार थर्ड सेमेस्टर को हल्के में लेने की गलती अगर आपने किया तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो कुछ जुकाम बुखार का अंश है मुझे, तो हो सकता है आवाज़ आपको दबी दबी सी जाए, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके पास आवाज़ हमारी पुराने अंदाज में ही जाए। देखिए मित्रों, आज जो है बैंक की जानकारी से रिलेटेड एक वीडियो मैं दे रहा हूं। निश्चित तौर पे यह वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ जानकारी देगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, यह तय है। एक क्वेश्चन आता है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेखांकित चेक के बारे में बताइए, रेखांकित चेक होता क्या है, तो आप नहीं दे अच्छे तरीके से उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार हमारी बातों को अच्छे से सुन लिया और मेरी बातों को सुनने के साथ साथ जो चीज़ें आपको लगे यह इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप सभी लोग अगर चैनल पे बहुत दिनों से विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे कहने पर इसे शेयर करिएगा, क्योंकि यह मेरा काम है। और आप अगर गुरु दक्षिणा के तौर पर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करके दे सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपके लिए मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर आप हमारे लिए ऐसा करेंगे। मित्रों, बैंक के बारे में बात करें, बैंक क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, पुराने समय में बैंक वगैरह नहीं होता था, तो हम अपने धन जो है घर में ही रखते थे। ठीक है, और वहाँ से चोरी वगैरह की सिस्टम बहुत ज़्यादा होती थी। आए दिन जो है डकैतियाँ होती थी, छिनैतियाँ चोरी होती थी, सेध काट लिया जाता था, मतलब दीवार होल करके चोर घुस जाते थे, या डकैती हो जाती थी। 4-6 डकैत आकर के जो है पैसे, मुद्राओं और स्वर्ण जो भी आपके पास कीमती सामान होते थे लूट के चले जाते थे। लेकिन जब से बैंक की सुविधा आ गई, बैंक में आप अपने पैसे को, आप अपने गहने को, आप अपने स्वर्ण को, जो भी चीज़ें आपके पास है आप उस बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक का सीधा सा मैं अगर देसिया भाषा में अर्थ बताऊं तो बैंक का मतलब होता है आपकी धन जमा करने का स्थान, जहां से आपको चोरी वगैरह की कोई डर नहीं होता है। मित्रों, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बैंक किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन तो नहीं आना है। और बैंक किसे कहते हैं निश्चित तौर पे आप लिख ले जाएंगे 1-2 लाइन, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बैंक के खाते में बचत खाता या चालू खाता क्या होता है, या आपसे इसे कह सकता है बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है आपको बताना है। सावधि जमा खाता किसे कहते हैं, आवर्ती जमा खाता किसे कहते हैं, अल्पवयस्क खाता किसे कहते हैं, बैंक मांग पत्र किसे कहते हैं, और मूल्यवान वस्तुओं के लिए सुरक्षित लाकर एक कैसे होता है। मित्रों, एक एक के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जो चीज़ें नोट करने लायक हो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों बचत खाता के बारे में। मित्रों, जो बचत खाता होता है यह जो है सेविंग अकाउंट इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। बचत खाता का मतलब होता है आपके पास जो मध्यम वर्गीय पूंजी वाले लोग होते हैं वह जो है बचत खाता खुलवाते हैं। बचत खाता में सबसे बड़ी बात जो होती है, 500 रुपये जमा करके आप बचत खाता को खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। 500 रुपये आपको लिखना है। बचत खाता मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत खाता खोला जाता है। न्यूनतम 500 रुपये देकर के हम इस बचत खाते को खुलवा सकते हैं, और न्यूनतम 1000 रुपये होने पर हम बचत खाते से अपने चेक भी इशू करवा सकते हैं। मित्रों, बचत खाता की जो खास बात होती है इसमें यही होती है कि आप इसमें अगर अमाउंट जमा करते हैं तो बैंक आपको जो है ब्याज देती है। ठीक है, बैंक आपको ब्याज देती है बचत खाते में। बचत खाता की एक खास बात और होती है, बचत खाता में एक लिमिटेशन होता है, 1 महीने में आप इतनी ही बार अपने मतलब लिमिटेशन होता है, इनलिमिटेड नहीं होता है, मतलब कितनों भी बार आप खाते से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हो, नहीं जमा कर सकते हो। एक लिमिट होती है बचत खाता में। चालू खाता में वही लिमिट नहीं होती है, आप जितना मन कहे उतना निकाल लीजिए, जितना मतलब जितनी बार ट्रांजैक्शन की इच्छा कहे आप चेक चालू खाता से कर सकते हैं। लेकिन बचत खाता में एक निश्चित लिमिट होती है, उतना ही आपको निकालना होता है, उतना ही आपको जमा करना होता है। ठीक है,
तो बचत खाता के बारे में आपने जान लिया। यह एक मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए होता है। 500 रुपये जमा करके इस खाते को खुलवा सकते हैं। 1000 रुपये जमा करके हम चेक इशू करवा सकते हैं। बचत खाता में बैंक हमें मतलब खाता धारक को उसके पैसे पर ब्याज देती है और बचत खाता में पैसे को निकालने और जमा करने के लिए एक लिमिटेशन होती है, एक निश्चित मतलब आंकड़ा होता है, एक निश्चित धन होता है, आप उतना ही पैसा इधर उधर कर सकते हैं। एक निश्चित समय अर्थात 1 महीने के अंदर इतने ही बार आप कर सकते हैं। तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा। चालू खाता की बात करें मित्रों, तो चालू खाता निश्चित तौर पे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है। चालू खाता उनके लिए होता है जो बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, निवेशक होते हैं, वो लोग जो है चालू खाता खुलवाते हैं। चालू खाता में क्या होता है मित्रों, चालू खाता में जो है आप चेक के माध्यम से ही ज़्यादातर लेन देन करते हैं, चेक के माध्यम से ही। अच्छा, ऐसी कोई खास जरूरी बात नहीं है कि यहाँ से आप कैश नहीं निकाल सकते, कैश निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोगों के आदान प्रदान होते हैं पैसों के, वो चेक के माध्यम से ही होते हैं। तो चालू खाता में मित्रों चेक के माध्यम से कितनों भी बार आप जो है अपने पैसे को इधर उधर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो बचत खाता में इसमें अंतर होता है वह यही होता है कि यह मध्यम आय वर्ग वाले लोगों के लिए चालू खाता नहीं होती है। बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े निवेशक होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्हें दिन भर में 8-10 ट्रांजैक्शन करने होते हैं, वो भी बड़े बड़े अमाउंट के, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के। तो ऐसे लोग चालू खाता खुलवाते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं होती है। चालू खाता में मित्रों बैंक आपको ब्याज नहीं देती है। जैसे बचत खाता में आपके पैसों पर बैंक ब्याज देती है, उस तरीके से चालू खाता में ब्याज आपको नहीं दिया जाता है। नाम मात्र की फीस लिया जाता है बचत खाता में स्वयं खाते धारक से। जैसे बात करें भारतीय स्टेट बैंक में, तो भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप चालू खाता खुलवाते हैं तो आपसे भारतीय स्टेट बैंक वर्ष में 50 रुपए लेने वाली है। ठीक है, तो 50 रुपए। तो बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है, क्या होता है, निश्चित तौर पे आपने समझ लिया है। जो लिखना हो आपको लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। आगे बात करते हैं मित्रों सावधि जमा खाता। इसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एफडी इसे बोलते हैं, एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मित्रों यह एक ऐसा खाता होता है, इसमें जो है आप सावधि जमा खाता खुलवाते हैं तो कुछ निश्चित अवधि के लिए, जैसे 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह, एक निश्चित अवधि के लिए आप अपने पैसे को जमा करते हैं। आप अपने पैसे को जमा करने के बाद आपको जो है बचत खाता में जितना आपको ब्याज मिल रहा है उससे बचत खाता से कहीं अधिक ब्याज आपको उस पैसे पर दिया जाता है जो आप सावधि जमा खाता में जमा करते हैं। अर्थात 12 महीने के लिए अगर आपने 10,000 रुपया जमा किया है और 12 महीने आप 10,000 रुपया बचत खाता में छोड़ दीजिए और 12 महीने आप सावधि जमा खाता में 10,000 रुपया छोड़ दीजिए, तो बचत खाता में जो ब्याज मिलेगा बहुत कम मिलेगा, 4% ही मिलता है। सावधि जमा खाता में उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। हाँ, सावधि जमा खाता में ऐसा भी होता है कि आप जो है आपको मान लीजिए 1 वर्ष के लिए आपने पैसा जमा किया है और उससे पहले कोई आकस्मिक आपको काम पड़ गया, आपको पैसा निकालना पड़ रहा है, तो आप अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। बस आपको समस्या ये होगी जो आपको ब्याज जो होते हैं मित्रों, ब्याज बैंक अपने अनुसार दर तय करती रहती है, कोई निश्चित दर नहीं होता है। कहीं पर 12 वर्ष के लिए 6% मिलता है, 12 महीने के लिए कहीं पर 7% मिलता है। तो अलग अलग बैंक के अपने अपने निश्चित ब्याज दर होते हैं। अगर आपको बैंक मतलब आपकी जो रुपया आपने जमा किया है उसकी परिपक्वता से पहले अर्थात 12 महीने से पहले, जब आपकी परिपक्वता 12 महीने है लेकिन उसके पहले आपको आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई है तो आप पैसे को निकालना चाहते हैं, तो आपकी जो ब्याज होगी कुछ कम हो जाएगी। निश्चित तौर पे आप अपने पैसा निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा 12 महीने के पहले पिघलेगा ही नहीं, आप निकाल सकते हैं, बस आपका ब्याज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, सावधि जमा खाता क्या होता है आप समझ गए हैं, एफडी इसे बोलते हैं। इसके बारे में 2-3 जो मेन पॉइंट है आपको यही लिखना है कि इस खाते में जो निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है उस पर जो ब्याज मिलती है वो बचत खाते की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं। आवर्ती जमा खाता की बात करें मित्रों, इसे हम रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट कहते हैं आवर्ती जमा खाता। अर्थात ये ऐसे खाते होते हैं जिसमें आपको महीने महीने या जितने भी पर डे का भी आप करवा सकते हैं, महीने का भी आप करवा सकते हैं, सप्ताह का भी आप करवा सकते हैं, 15 दिन का भी आप करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए आवर्ती जमा खाता होता है जिसे हम बैंक में आरडी की तरह बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। इसका मतलब है कि यह उन लोगों के लिए होता है जो पर डे कुछ न कुछ पैसा कमा रहे हैं और वह जो है छोटी छोटी बचत करके अपने आप को एक बड़े अमाउंट तक लेके जाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि घर पे अगर हम पैसा लेके जाते हैं तो बीवी बच्चों के बीच में हमारा पैसा खत्म हो जाता है, इससे बढ़िया हम अपने पैसे को बैंक में ही जमा करके जाएं। तो उनके लिए होता है रिकरिंग
डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक निश्चित रुपया जो है 5-10 के गुणे में, 5-10 के गुणा में 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी आप दिन भर में जमा करना चाहते हैं, महीने में जमा करना चाहते हैं, आप जमा कर सकते हैं। ये आवर्ती जमा खाता ज़्यादातर पोस्ट ऑफिसों में खुलवाए जाते हैं, डाक खानों में। इसमें जो है आपको जो ब्याज मिलता है वह बचत खाता और सावधि जमा खाता से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यह जो है डेली बेसिस पर काम करने वाले लोगों के लिए आवर्ती जमा खाता बेहतर होता है। जो कम पूंजी के माध्यम से अपने आप को एक बड़ी पूंजी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो आरडी के बारे में आपने समझ लिया। इसका जो बेसिक पॉइंट है आप समझ जाइएगा कि इसका जो बेसिक पॉइंट आपको मतलब क्लिक करना है, पकड़ना है, बचत खाता और सावधि जमा खाता से बेहतर, सावधि जमा खाता और बचत खाता से बेहतर आपको यहां पे क्या मिलता है, आपको ब्याज दर मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सावधि जमा खाता भी आप समझ गए हैं। इसमें एक निश्चित अमाउंट एक ही बार में जमा कर दिया जाता है। आवर्ती जमा खाता में एक निश्चित अमाउंट मतलब कि जितने दिन के लिए आप खुलाए रहेंगे बार बार उसे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए। आगे बात करते हैं मित्रों अल्पवयस्क खाता। मित्रों 18 वर्ष से नीचे का जो बच्चा होता है उसे अल्पवयस्क खाता खुलवाना पड़ता है, और अल्पवयस्क खाते में खाते से संबंधित जो जानकारी होती है उसमें उसके अभिभावक को जो है नामनी बनाया जाता है। 18 वर्ष से नीचे का जो बालक है उसका जो खाता होता है वह अल्पवयस्क खाते के अंदर आता है। यह आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ लीजिए 18 वर्ष से नीचे के बच्चे को अल्पवयस्क बचत खाता खुलवाया जाता है। जैसे कि आप कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होंगे तो आपका वजीफा वाला अकाउंट खुलवाया गया था, वह उस अकाउंट के पासबुक भी आपके पापा वाले पासबुक से मिलता था, लेकिन पापा वाला पासबुक भी बचत खाता का था, आपका भी पासबुक बचत खाता का रहेगा, लेकिन आपके खाते पर जो है आपके पिता का, आपके जो नामनी होंगे उनका अधिकार रहेगा। ठीक है, 18 वर्ष से नीचे अगर आप खाता खुलवाते हैं तो। और 12 वर्ष से नीचे का अल्पवयस्क खाता उसके अभिभावक के नाम पर ही खुलता है। विशेष करके अभी वर्तमान के समय में वजीफा वगैरह के जो खाते होते हैं वो अल्पवयस्क के खाता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बचत खाता की सेम तरह होते हैं, आप इसे खुलवा सकते हैं, और इसका जो खुलवाने का चार्ज होता है 0 रुपए होता है। ठीक है, जितने भी 0 रुपए के अमाउंट पर खाते खोले जाते हैं वह जो है अल्पवयस्क खाते के अंतर्गत आते हैं। और उससे मतलब 18 वर्ष से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो 0 अमाउंट पर खाते तो बहुत बैंक खोलते हैं, लेकिन एक विशेष तौर पे वो बचत खाता 500 रुपया देकर के खुलवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे अकाउंट जब खुले थे तो मैं 500 रुपया देकर के खुलवाया था, क्योंकि ठीक। चलिए आगे बात करते हैं बैंक मांग पत्र। मित्रों आप डीएलएड में जब एडमिशन ले रहे थे तो आपको मतलब कि आपके कॉलेज वाले बीडी मांगे थे, बैंक ड्राफ्ट, इसे कहते हैं बैंक मांग पत्र। मित्रों इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है, बैंक ड्राफ्ट में आप एक निश्चित रुपया जिसके नाम आप जारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जो है हमें देना चाहते हैं, हमारी संस्था क्या नाम, हमारी संस्था का नाम है निशांत ज्ञान। आप निशांत ज्ञान को कुछ रुपए दान देना चाहते हैं, तो आप अगर कैश के माध्यम से हमें नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है अपने बैंक में जाएं, आपको अगर 10,000 रुपये हमें पेमेंट करना है तो आप 10,000 रुपये निशांत ज्ञान संस्था के नाम से आप जमा कर सकते हैं। और निशांत ज्ञान के नाम से पहले आप जमा करेंगे तो वह जो 10,000 रुपया रहेगा वो निशांत ज्ञान संस्था के नाम से वह निर्गत कर देगा, एक आपको चेक के तौर पे दे देगा, बैंक ड्राफ्ट बना करके दे देगा। वह बैंक ड्राफ्ट लाइएगा, आप निशांत ज्ञान जैसे मेरी संस्था है आप इसे दे देंगे तो यह जो है संस्था अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी उस पैसे को। ठीक है, तो इसे ही बैंक ड्राफ्ट बोला जाता है, बैंक मांग पत्र बोला जाता है। अर्थात बैंक आपसे पैसा लेती है, उसके बाद जिसके नाम आप जो है उस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम उसमें लिखा होता है, वह जो है पैसा लेने के बाद एक पत्र जारी कर देती है, वह पत्र ले जा करके आप जमा कर देते हैं। वह पत्र डायरेक्टली जो जिसके नाम होता है वह अपने खाते में उसे ट्रांसफर करवा सकता है, बस लगाने की देरी है। ठीक है, चेक की तरह लगा देता हो जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों मूल्यवान वस्तुओं के लिए सुरक्षा लाकर। कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, अभी फिलहाल आप इतने बड़े नहीं हो पाए हैं कि आप अपने सोने चांदी और गहने को जो है लाकर में जमा करें। काफ़ी लोग होंगे, इस योग्य भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं होंगे। तो जब आप अच्छे लेवल पे हो जाएंगे और आप अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा गहने, स्वर्ण
और हीरे जवाहरात आप बनवा लेंगे तो आपके घर में रखने पर उसे समस्या होगी। भगवान करे आप ऐसा ही बने। तो जब आपको घर में रखने पर सोने चांदी की समस्या होने लगे कि भाई यहाँ से चोरी हो सकती है, तो आपको जो है उन सोने चांदी को जो है बैंक में जमा करना पड़ता है। मित्रों, बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर की 2 चाबी होती है, एक मास्टर की होती है जो कि बैंक के पास होती है, एक आपके पास होगी। ठीक है, आप उसमें क्या जमा कर रहे हैं यह बैंक भी जानकारी नहीं लेता है। बैंक भी नहीं जानता है कि आप क्या जमा किए हैं, उसमें कितना सोना ला करके जमा किए हैं, कितना चांदी जमा किए हैं, या बैंक को भी जानकारी नहीं होती है। आप जमा किए हैं, आपको जानकारी होगी। ऐसी नहीं है कि बैंक अगर जानकारी लेना चाहे तो नहीं ले सकती है। एक गुप्त जानकारी के तौर पे आपको रखना पड़ता है। बैंक के किसी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं होती। मैं गलत बोल रहा था, बैंक को जानकारी नहीं होती, बैंक के किसी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं होती है। एक गुप्त के तौर पे आपको वहाँ पे रखना पड़ता है। आप अपना डिटेल भर के वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाय द वे कोई ऐसी बात आ जाती है, मान लीजिए आपका चाबी खो गया, तो एक मास्टर की होती है, उससे आपकी चाबी खुलवा करके आपको जो है समय समय पर ये दे दिया जाता है आपके सोने चांदी। और इसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज भी लेती है, ऐसा नहीं है चार्ज नहीं लेती है, चार्ज भी लेती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी बैंक खाते के प्रकार थे मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, ये 4 खाते आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपको इनके बारे में जानना चाहिए। और बैंक मांग पत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कुछ चीजें लिख लीजिएगा इसके बारे में भी। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं बैंक से अगर आप निकासी करते हैं, बैंक से आप अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, तो 2 तरीके से आप पैसे को निकालते हैं। अब तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं, उसमें कुछ जाने की घुसने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस इतना जानिए कि आप एक विड्रॉल भरते थे, आहरण पत्र, उससे आप निकाल लेते थे। अब तो विड्रॉल कोई भरता ही नहीं है, सबके पास एटीएम है, सबके पास फोन पे, गूगल पे है, उसी से पैसा इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन अभी चेक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप समझ लीजिए चेक से आप पैसा कैसे निकालते हैं और चेक कितने प्रकार का होता है। मित्रों, चेक जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाहक चेक, एक होता है आदेशित चेक और एक होता है रेखांकित चेक। मित्रों, चेक से 100% अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, और इसके बारे में एक एक लाइन आपको लिख लेनी है अपनी नोटबुक में और याद कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आप यहां से बाहर हो जाओगे, 1 नंबर आपका चला जाएगा। वाहक चेक किसे कहते हैं? मित्रों, एक ऐसा चेक होता है जो आपके पिताजी आपको आपके नाम काट देते हैं, लिखते हैं उसमें किसी के नाम। ये वाहक चेक क्या होता है? यह एक ऐसा चेक होता है जिसमें खातेधारक या तो स्वयं या किसी अन्य के नाम भी यह चेक काट सकता है, अर्थात यह चेक घोषित कर सकता है। बस उस पर खातेधारक का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह चेक जितने भी अमाउंट उसने लिखा है वह कोई भी भजा सकता है, कोई भी उसे ले सकता है। ठीक है, वाहक चेक में यही होता है। वाहक चेक में खातेधारक का केवल हस्ताक्षर होना चाहिए और उसमें जितनी भी अमाउंट भरी रहेगी वह खातेधारक या तो स्वयं ले ले या तो किसी भी व्यक्ति को भेज करके अपने पैसे को निकलवा सकता है। इसे वाहक चेक बोला जाता है। अमूमन नॉर्मल घरों में जो चेक होता है वाहक चेक ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों आदेशित चेक। मित्रों, आदेशित चेक क्या होता है? यह एक ऐसा चेक होता है जिसमें यह चेक जिसके नाम इशू किया गया है, जैसे मेरा नाम नितिन उपाध्याय है, अगर कोई आदेशित चेक होगा तो मेरे नाम नितिन उपाध्याय के नाम ही यह चेक इशू किया गया है, तो मैं ही उस पैसे को निकाल सकता हूं। आदेशित चेक ज्यादातर संस्थाओं के माध्यम, बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से ही आते हैं। जैसे मेरा एक बचपन में बैंक अकाउंट था। बैंक अकाउंट यूँ था, मैंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा निकाला था। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा निकालने के बाद 1000 रुपये महीना आता है, तो उसके लिए मैंने खाता खुलवाया था। और मतलब कि हमारी दुर्भाग्य ऐसा था कि 1 भी महीने का हमारे खाते में पैसा नहीं आया। दुर्भाग्य था, 1 भी महीने का पैसा नहीं आया राष्ट्रीय प्रतिभा खोज निकालने के बाद भी। तो 1000 रुपये मैंने उसमें जमा किया था। 1000 रुपये जमा करने के बाद धीरे धीरे, मैं कभी बैंक जाता ही नहीं था। जब मुझे पैसा नहीं आ रहा तो बैंक काहे जाऊँ, क्या मतलब बैंक जाने, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो एक दिन हमारे घर पे जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमें एक चेक प्राप्त होता है और उस चेक पर हमारा नाम लिखा होता है और हमारे बैंक के प्रबंधक साहब का दस्तखत होता है। 1000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा थे। 1002 रुपये का एक आदेशित चेक आता है, मेरे नाम से आदेशित चेक आता है। तो मैं जो है, जो अपना पैसा था, मेरा मतलब बैंक फ्रीज कर दिया गया, बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया और मैं उस आदेशित चेक को लेकर के उसी बैंक में गया जिस बैंक प्रबंधक ने यह आदेशित किया था कि नितिन उपाध्याय, आप अपने 1002 रुपये बाइज्जत आप हमारे बैंक से ले सकते हैं। आपका यह पैसा निर्गत कर दिया गया है और यूं आपके खाते को क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि आप जो है 2-3-4 सालों से
आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, आपको मैं निष्क्रिय मानता हूं। होता है ऐसा। तो आदेशित चेक जिसके नाम से जारी होता है वही जा सकता है। बाकी जैसे मैं अपनी जगह पर आदेशित चेक मेरे नाम से आया है तो मैं अपने भाई को नहीं भेज सकता हूं। लेकिन अगर वाहक चेक है, मुझे मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं या किसी के अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, तो मैं अपने किसी भी छोटे भाई, बड़े भाई, पिता, माता, किसी को भी भेज करके निकलवा सकता हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात होती है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। क्या रेखांकित चेक और वाहक चेक में कोई अंतर होता है? जी बिल्कुल, वाहक चेक और रेखांकित चेक एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चेक आपके पापा आपको भर के देते हैं वही वाहक चेक है, जो चेक आपके पापा आपको भर के देते हैं वही रेखांकित चेक है। बस अंतर क्या होता है, जैसे इस तरीके से चेक बना हुआ है, इस चेक में जो है रेखांकित चेक में यहां दूठी दस्तखत मार देते हैं, दूठी बाएं हाथ की तरफ दूठी कॉलम तिरछी लाइन खींच दी जाती है और भरा ऐसे ही जाएगा, पे नितिन उपाध्याय। ठीक है, चलिए मैं वीडियो बना रहा था, बीच में मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कट गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाहक चेक और रेखांकित चेक में यहाँ पर जब दूठी तीर मार दिया जाता है, लाइन पाड़ दी जाती है, तो इससे आप जो है अपना खाता मतलब कैश नहीं निकाल सकते हो। जैसे आपके पिताजी ने आपके नाम बैंक अकाउंट मतलब कि आपके नाम चेक काटा है और यहाँ पर दूठी जो है बाएं तरफ तिरछी रेखा खींच दिए हैं, तो आप कैश नहीं निकाल सकते हो। अगर आप उस बैंक के किसी भी शाखा के शाखा धारक हो तो आप अपने विड्रॉल को उसी चेक के नीचे, जितना चेक में पैसा है उतना ही पैसा आप अपने चेक के नीचे, मतलब जो भी विड्रॉल आप भर रहे हैं, जमा पर्ची जो भर रहे हैं वो भर दीजिएगा। आपके चेक का जो पैसा होगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित चेक और वाहक चेक में यही अंतर होता है। वाहक चेक में पैसा आप जो है स्वयं पा जाते हैं, रेखांकित चेक में आप पैसा स्वयं कैश के माध्यम से नहीं पाते हैं, आपको जो है पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी ही जानकारी आपको चेक या बैंक के बारे में आपको लेनी थी, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। और यहाँ पर मैंने लिखा है प्रैक्टिसेज मेक परफेक्ट फ्यूचर, अर्थात अभ्यास जो है आपके भविष्य को उज्जवल बनाती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ते सिल पर परत निशान। तो सभी चीज़ें जो भी उदाहरण है आप उससे परिचित होंगे। जो बच्चे बच्चियां हमसे कहते हैं कि भैया हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हम मैथ को, देखिए मैथ आपको नहीं आता, इसका सबसे बड़ा रीज़न आपने मैथ पर प्रयास ही नहीं किया है, आपने मैथ को पढ़ने के लिए जुझारूपना नहीं दिखाया है। अगर आप मैथ पे लग जाओ तो निश्चित तौर पे मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी। और सभी बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्हें लगता है कि आप मैथ को छोड़ करके आप सफल हो जाओगे सुपर टेट के परीक्षा में, तो आप एक गलत फहमी में हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि सुपर टेट में जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद जो चीज़ें निकल करके जो जानकारी मिल रही है, उसमें बाल विकास को बढ़ाया जा रहा है, मतलब मनोविज्ञान को बढ़ाया जा रहा है, और आपके गणित को भी 20 से 30 करने का प्रावधान किया जा सकता है। तो आप तैयार रहिएगा, गणित को लेकर के हल्के में मत लीजिएगा। गणित को लगातार बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ते रहना है। नहीं आ रहा तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी बेसिक मजबूत हो जाए। नहीं तो 30 नंबर छोड़ करके आप 30 नंबर छोड़ दिए, उसमें से 4-6 क्वेश्चन आप कर पाए तो आपका सिलेक्शन वैसे भी बाहर हो गए आप, क्योंकि गणित एक स्कोरिंग पॉइंट है। और अगर बीएड के स्टूडेंट बाहर नहीं होते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तो आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 लाख से कम बच्चे बैठने वाले नहीं हैं। तो आप हल्के में लेकर के किसी चीज़ को तो चलना ही नहीं है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर के चलना है, क्योंकि यह आपका भविष्य तय करने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। मैं आपको समझाने के लिए भी लास्ट में 2-3 शब्द बोल देता हूँ, जिसे आप अन्यथा ना लिया करिए। जैसे होता यही है कि जो भी आप चाहते हैं आपको मिलता ज़रूर है, बस आपको शिद्दत से मेहनत करने की आवश्यकता है। आपने अगर चाहा है शिक्षक भर्ती में एक स्थान लेना, तो निश्चित तौर पे आपको स्थान मिलेगा। ठीक है, अब मैथ की जो आगे वाली वीडियोज़ हैं, धीरे धीरे करके इसे 1-2 वीडियो 3 वीडियोज में देता रहूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे वही आपके लिए मैथ में फ़ायदेमंद करेगा। और संस्कृत के लिए मैंने कल वीडियो बना दिया था और मैथ के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। अब आगे जो है मेरी प्लानिंग पूरी तरीके से सफल हो रही है। मैं सीटेट के नोट्स पर अभी तक 15-16 दिनों से काम कर रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में आपको सीटेट के नोट्स आप तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि भैया सीटेट के नोट्स जो है आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखिए। तो मित्रों, पूरा नोट्स जो है टाइप्ड है, अर्थात कोई बच्चा उसे टाइप कर रहा है, मैं बैठ करके खुद उसका रिव्यू कर रहा हूँ, मेहनत लगती है।
तो एक नॉमिनल फ़ी आपसे ज़रूर रखी जाएगी। चाहे आप मुझे इसमें व्यापारी घोषित कर दें, चाहे आप जो भी घोषित कर दें, आपसे कुछ ना कुछ नॉमिनल फ़ी ज़रूर रखी जाएगी। और ऐसा फ़ी रखा जाएगा कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। सीटेट के लिए अब आगे मार्गदर्शन सीरीज के तौर पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के तौर पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पता है। सीटेट में बहुत बड़े बड़े लोग जो है मार्केट में हैं, मुझे उनको अगर पीछे करना है, वैसे पीछे और आगे करने का कोई बात ही नहीं है। मैं किसी से कंपटीशन क्यों करूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है, और कंपटीशन करने का मेरा कोई औचित्य भी नहीं है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो क्या मुझसे किसी से कंपटीशन है। जो बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करता है मेरे नोट्स को ज़रूर लेगा, जो बच्चा मेरे ऊपर भरोसा करता है मेरे मार्गदर्शन को ज़रूर स्वीकार करेगा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, आपको मुझ पर भरोसा है। तो इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। लगातार आपके लिए भरसक प्रयास करता रहूँगा। वो दिन दूर नहीं जब हम और आप मिल करके सफलता के परचम पर होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कहा जाता है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले जो है अपनी स्टेटस पर लगाया था, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से मैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।